हेलो एवरीवन, माय नेम इज भारती कुमारी। आज मैं पढ़ाऊंगी सेल। तो देखते हैं सेल क्या होती है। देखो, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। जिस भी वर्ड में अगर लॉजी लग जाए तो समझो हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिंदी में देखें तो कोसा जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई है। देखो, हम देखते हैं कि सेल होती क्या है। आपने देखा होगा कि इस धरती पर जितनी भी जीवधारी पाए जाते हैं, एनिमल्स वगैरह, हम लोग हैं, पेड़ पौधे, ये किससे मिलके बने हैं? कभी सोचा है ये किससे मिलके बने हैं? तो देखो, ये सभी की सभी जीवधारी एक या एक से अधिक सेल से मिलके बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रूम। रूम का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ईंट के ऊपर ईंट रखकर जब उनकी चिनाई होके एक रूम रेडी किया जाता है, फिर बहुत सारे रूम बनते हैं, तब एक होम बनता है। वैसे ही सेम हम लोगों की जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत सारी सेल से मिलके बना होता है। ठीक है। जैसे कि देखते हैं, जैसे मान लो ये एक सेल है। क्या है ये? एक सेल। बहुत सारी सेल्स, कुछ सेल्स के ग्रुप मिल जाते हैं ये। जैसे कि ये सेल्स के कुछ ग्रुप हैं। इन सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। ऐसे ही जब टिश्यू के ग्रुप बनते हैं, उनसे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जब ऑर्गन बन के रेडी हो जाते हैं, जैसे कि देख लो, पेनक्रियाज, स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह, लार्ज, स्मॉल, ये सब क्या है? लिवर वगैरह, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। क्या है? ऑर्गन। जब ऑर्गन्स बनकर रेडी हो जाते हैं, जैसे कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो आप। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कितने सारे अंग इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड ऊसोफेगस वगैरह, काफी सारी चीजें होती हैं। ये क्या करती हैं? वैसे ही सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, मस्कुलेटरी सिस्टम का होता है। तो ये बहुत कई अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और एक वर्क करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो। डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे अंग मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? पाचन करना, पचाने का काम होता है। तो वैसे ही देखो, बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का। जब ऑर्गन सिस्टम बनकर रेडी हो जाते हैं कई सारे हमारी बॉडी के अंदर, तो एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्या बनती है? बॉडी। बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब आपने देखा कि सेल सेल थी, सेल के कुछ ग्रुप थे, उस ग्रुप को हमने टिश्यू नाम दिया। ऐसे टिश्यू के कुछ ग्रुप बने, उसको हमने क्या नाम दिया? ऑर्गन्स। ऑर्गन के कुछ ग्रुप बने, उसको क्या बना उससे? ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बनकर रेडी हो गए, तो क्या किसका निर्माण हुआ? पूरी बॉडी का। अब देखो, उल्टा इसका अगर हम देखते हैं, तो पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से। वापस हम सेल पर ही आ गए ना। तो देखो, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से क्या है कि ये एक मतलब एक सेल से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक। क्या बोलते हैं? रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब होता है कि जो सेल होती है वो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। बट ये भी चीज तो है ना कि ये एक सेल कहाँ से आई है? ये सेल भी तो कहीं से आई होगी ना। वो देखते हैं कि एक सेल कहाँ से बनी। तो देखो, ये होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट। ये होता है फीमेल गैमेट। क्या होता है? फीमेल गैमेट। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। जायगोट हमारी एक सेल है। क्या है? एक सेल। जो जायगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो जायगोट बनता है, वो हमारी एक सेल होती है। उस सेल में काफी सारे डिवीजन होते हैं। सेल डिवाइड करती रहती है, जब तक कि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन ना हो जाए, पूरी बॉडी के सिस्टम ना बन जाए, तब तक। तो इसलिए क्या है, बॉडी की रचनात्मक हम इसको बोलते हैं। जैविक क्रियात्मक या जैविक क्रियाओं की इकाई भी बोला गया। क्यों? क्योंकि मोस्टली हमारी जो जैविक क्रियाएं होती है वो हमारी सेल के अंदर होती है। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि कोशिका जीवधारियों की रचना, संरचना एवं जैविक क्रियाओं की एक
इकाई है। तो ये हो गई हमारी सेल। फिर हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा था सन 1665 में। उन्होंने देखा कि बोतल की जो कॉर्क होती है उसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे थे। उस कोष्ठ को उन्होंने सेल नाम दे दिया और उस सेल को उन्होंने डेड सेल बोला। ठीक है। उसके बाद में लिविंग सेल की खोज हुई थी। लिविंग सेल की खोज की थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। उसके बाद में एक सेल थ्योरी आई जो कि टू साइंटिस्ट ने दी थी। जर्मन बॉटनिस्ट स्लाइडेन ने 1838 में दी थी। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान ने 1839 में दी थी। इन दोनों ने क्या बोला था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब कि इन दोनों ने बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं, वो सब की सब सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में देखो एक थ्योरी आई, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी रुडोल्फ बिर्क्यू ने। इनने दी थी 1855 में। इन्होंने बताया था कि अच्छा, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया था कि जो न्यू सेल है वो किससे बन रही है। इन्होंने बस ये बता दिया था कि हमारी जो बॉडी है, जीवधारियों की जो बॉडी है, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे हम लोगों की जो बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल से मिलके बनी होती है। बट उसके बाद में रुडोल्फ बिल्कुल साइंटिस्ट आए। इन्होंने बताया था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया कि सभी जो न्यू सेल्स बनती है वो ओल्ड वाली सेल के डिवीजन से ही बनती है। मतलब कि मान लो ये कि एक सेल है, क्या है ये? एक सेल। इसका क्या होगा? इसमें डिवीजन हुआ है, तो डिवीजन से क्या बनेगी? दो सेल। फिर इनसे होगा तो कितनी सेल बनेंगी? दो से चार बनेंगी। ऐसी तरीके से ये सेल डिवीजन चलता रहता है, चलता रहता है। फिर क्या होता है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है हमारी डिस्कवरी। आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए आगे की हम क्या करते हैं वीडियो, उसमें हम कंटिन्यू करते हैं जो भी मैंने पहले समझाया था फर्स्ट वीडियो में। उसमें मैंने बताया था कि सेल क्या होती है और डिस्कवरी बताई थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल किसकी है? ये ऑस्ट्रिच सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। ह्यूमन की बात करें तो न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी ब्रेन सेल होती है। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स कितने प्रकार की सेल्स होती हैं वो देखते हैं। एक होती है हमारी एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। हम दोनों में अंतर जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। देखिए, हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती है, अच्छा देखो, जैसे कि हम है या फिर प्लांट्स को ले लो। हम उनकी एक सेल को लेते हैं, तो देखो हमने क्या किया, एक सेल ले लिया। मैं जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ। ठीक है। सेल ऐसी नहीं होती है स्ट्रक्चर में। मैं केवल एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ये हमने एक सेल ले ली, यूकैरियोटिक सेल। तो देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। ये होगी एक सेल। सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और देखो, इसमें हमारे देखो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल वगैरह, ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक बना लिया हमने, अब प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं। ये हम इमेजिन करो, हमने एक सेल ले ली प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें देखो डीएनए। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसमें 80s राइबोसोम होते हैं। है। इसमें होते हैं 70s, 70s राइबोसोम होते हैं। अब देखो, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये है यूकैरियोटिक सेल। आपको देख के ही अंतर समझ में आ रहा होगा कि दोनों में क्या अंतर है। देखो, प्रोकैरियो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें वैसे तो देखो सेल को जो कंट्रोल करता है वो होता है न्यूक्लियस। वो होता है सेंटर में। कहाँ होता है? सेंटर में। तो इसको हम सेल का ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन बोलते हैं। तो हम यहीं से डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये क्या है? सेल के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। इस न्यूक्लियस को हम देखें तो इसको बोलते हैं, जो कवरिंग है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हो गया, वैसे तो ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, बट हम इसको डीएनए कह के चलेंगे, वैसे मैं इसकी डीपी स्टडी आगे करवाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डीएनए, क्या है, डीएनए। अब देखो ये हमारे सारे सबके सब क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स। मैं जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है, बाकी के वन बाई वन में सारे सेल ऑर्गेनल्स को आगे डिस्क्राइब करूंगी। तो देखो ये होगी हमारी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में देखो क्या इसमें कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, नहीं है। इसमें देखो डीएनए तो प्रेजेंट है, क्या है इसमें, डीएनए तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं है, आउटर कवरिंग नहीं है, मतलब कि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक सेल में क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब दूसरा डिफरेंस देखें हम, तो देखो दूसरा क्या है कि इसमें एक भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें देखो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सबका पर्टिकुलर एक काम होता है, लेकिन इसमें सेल ऑर्गेनल्स विकसित नहीं होते हैं। और तीसरी चीज क्या है, इसमें राइबोसोम 80s% वो सब यूनिट के होते हैं और इसमें 70s के होते हैं, ठीक है। ये हमारा अंतर होता है इनमें। प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होती हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में मैंने सब कुछ ही बता ही दिया है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ तो बच्चों आपके समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीएनए तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग लेयर नहीं होती है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये किसमें, जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स, सम एल्गी, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑर्गेनिज्म तीन प्रकार के होते हैं, देखो प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि ये प्रोकैरियोटिक की सेल है और इसमें क्या है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब कि ये यूं पड़ा होता है, मैं केवल समझाने के लिए ऐसे कर रही थी। और इसमें क्या होता है, देखो इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, क्या ये नहीं होती है, इसलिए क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्लस इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बट इसमें क्या है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। अब देखते, ये तो हो गए प्रोकैरियोटिक। अब देखते हैं मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक कौन से होते हैं, देखो इसमें क्या अंतर है, इसमें सेल तो एक ही होगी, अच्छा ये यूनिसेलुलर होंगे, कैसे होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे, ये भी यूनिसेलुलर ही होंगे, बट इसमें क्या अंतर हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। देखो ये क्या है, एक सेल, इनकी भी एक सेल होगी, इनकी भी एक सेल होगी, लेकिन मैंने आपको अंतर बता दिया कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और स्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होगी, ठीक है। इनका जो डीएनए खुला ऐसी साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा। लेकिन मीजोकैरियोटिक जो सेल होती है ये भी ही एक ही सेल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ये डीएनए होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, और स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, क्या होती है इसमें, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी सेल होती है कि इसमें एक ही सेल होती है, ये यूनिसेलुलर होती है, बट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे मीजोकैरियोटिक में। इसका एग्जांपल क्या है,
प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जैसे कि पैरामीशियम ले लो आप, अमीबा ले लो आप, देखो उनमें सारे चीज़ें होती है ना, उनमें न्यूक्लियस भी होता है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं उनमें, बिल्डर ब्लॉक, ठीक है, होती एक ही सेल है, तो हम इसको रख देते हैं मीजोकैरियोटिक में। प्रोटिस्टा, डाइटम्स, स्लाइम मोल्ड्स एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि सभी एक ही सेल होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स अच्छी खासी प्रेजेंट होंगे इसमें, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बट इसमें ये एक सेल तो है, लेकिन इसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ना ही स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अब देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर देखो यार, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लस स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है डीएनए में, तो ये रखे गए हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल आपको पता ही है, प्लांट्स, एनिमल वगैरह, ये ठीक है, ये यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। अब देखो मैं आपको ना एक सेल का डायग्राम बना के दिखाऊंगी इजी वे में। हम देखते हैं कि सेल कैसी होती है दिखने में, बॉडी कैसी बनती है उसकी, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमें सेल का डायग्राम बनाना सीखना है। काफ़ी मतलब एग्ज़ाम वगैरह में आ भी जाता है ये, तो इसको इजी वे में सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, ताकि आप आसानी से इसको बना लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इजी वे में ये, ठीक है। इसका हम पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, थोड़ा छोटा बना लेती हूँ ताकि इसमें आ जाए, इसमें आ नहीं पाएगा। देखिए ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा बना लेंगे। ऐसा बनाने के बाद आपको देखो क्या करना है, इस तरीके से ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे लेयर बना रही हूँ। ऐसे करके बहुत इजी है, आपको बस ध्यान से देखना है और एग्जाम वगैरह में बना के आना है, क्योंकि ये आता जरूर है। देखो इतनी चीज आपको बनाने आ गई। अब देखो एक ऊपर लेयर इसकी हम और कर देंगे ऐसे करके, बहुत इजी है, आप बस देखते रहिए। देखो हमने ये सारी लेयर बना दी। अब देखो इसमें सबसे पहले देखो कौन सी लेयर होती है, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। ये हमारी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि सेल के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक होती है सेल वॉल, जो कि सबसे ऊपर होती है सेल वॉल, ठीक है। अब देखो हमने ये लिए प्लांट सेल, कौन सी सेल लिए हमने, ये प्लांट सेल। तो देखो प्लांट सेल में सेंटर में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर से थोड़ा हटके होता है, ठीक है, प्लांट सेल में। और जो एनिमल सेल होती है उसके सेंटर में होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा इधर करके इसका वो बना लेंगे न्यूक्लियस। क्या बना लेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी बहुत ईजी है, देखो कैसे बनाना है। ऐसे करके सर्कल में डबल लेयर बना लो ऐसे, फिर इनको ऐसे अटैच कर दो। अटैच करके अब इसमें देखो डीएनए पड़ा है, हेट्रोक्रोमेटिन है इसमें। ये क्या होती है, न्यूक्लियोलस। ये इसके अंदर डॉट 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 कर दो, इसका मैट्रिक्स होता है जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब देखो मैं एक एक करके सबके नाम लिखती जाऊंगी, क्योंकि एक साथ बाद में लिखूंगी ना तो आप खिचड़ी पक जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो पहली बात तो हम पूरे इसको क्या बोलते हैं, हम इसको न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम इसको पूरे को, न्यूक्लियस। अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के भी काफी पार्ट होते हैं, तो वो उनके नाम भी जानते हैं। तो देखो ये इसके ऊपर क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही तो डिफरेंस करा रही थी ना प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। और ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। क्या है ये, हेट्रोक्रोमेटिन।
क्रोमेटिन। अभी आप बोलोगे मैडम आप तो जब तो बता रही थी कि ये डीएनए, अब हेट्रोक्रोमेटिन बोल रही हो। तो देखो डीएनए जब सेल डिवाइड करती है तो ये हेट्रोक्रोमेटिन है, अपना शेप और साइज चेंज करते हैं, तब जाके हम उनको मतलब क्रोमोसोम बनते हैं, वो डीएनए के ही बने होते हैं। जब हम उसको खोल के देखते हैं ना तो वो डीएनए ही होता है हमारा। तो ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। क्या है ये, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हमारा ये तो हो गया, हमने न्यूक्लियस बना लिया। सबसे पहले हम ऐसे सेल का आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद में हमें सेंटर से थोड़ा हटकर, अगर प्लांट सेल है तो सेंटर से थोड़ा हटके हम न्यूक्लियस बनाएंगे। अगर एनिमल सेल पूछी गई है तो हम बनाएंगे सेंटर में, होगा लेकिन ऐसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये इसमें ये होती है न्यूक्लियर कोड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोड। वेट, इसमें पता नहीं चल पा रही है कि मैंने कौन सा कहाँ लिखा है, तो मैं इसको हटा के ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियर कोर को मैं यहाँ लिख देती हूँ, न्यूक्लियर कोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, इससे क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप का होता है। तो कुछ इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, जहां पर राइबोसोम अटैच होंगे उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं होते उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से ही क्या बनती है, गोल्जी बॉडी बनती है हमारी। ठीक है, गोल्जी बॉडी बनती है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में भाई एक तो नहीं, कई सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट इतना स्पेस इसमें है नहीं है कि मैं बहुत सारे डालूं। मैं केवल आपको एक प्लांट सेल समझाने के लिए एक एक सेल ऑर्गेनल इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें क्या लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम ऐसे बना देंगे इजी वे में। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इतना आ लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गई, गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको। और ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। सबका मैं एक एक बार, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें तो वो भी होता है, पहले वैक्यूल बना लेते हैं हम। ये क्या हो गई, वैक्यूल। इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो इस पर भी राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। देखो ये होती है हमारी प्लांट सेल, काफी इजी वे में बनाई है मैंने, और आप भी इसको ऐसे ही बनाना, और हमें इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स मतलब दिखाने हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया है
कि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। क्या करती है ये? सेल को प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि जैसे देखो हम एनिमल है। एक और चीज, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये ओनली ऑन प्लांट सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो देखो एनिमल को इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कोई भी मतलब हमें प्रॉब्लम होती है, सराउंडिंग हमें कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो जैसे ठंड है या कुछ वैसे चोट वगैरह, हम अपना इंतजाम अपने आप कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स वगैरह तो नहीं कर सकते ना ऐसे। उनको तो बेचारों को अपने आप ही अपनी व्यवस्था करनी है, तो उनको नेचुरली उनके पास सेल वॉल होती है। ये क्या करती है? किसी की चोट लग जाने से या किसी मतलब बाहरी जो आघात वगैरह बोलो या फिर कुछ, उनसे इनको प्रोटेक्ट करती है ये, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और ये सेलेक्टिवली परमीबल होती है। मतलब कौन से मॉलिक्यूल को अंदर आना है, कौन से को बाहर जाना है, ये सेलेक्ट करती है। ये सबका मैं एक एक कर अलग से मैं इनको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। अब देखो सेंटर में मैंने बताया था, इसके प्लांट सेल में सेंटर से थोड़ा हटकर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा खोल के पढ़ेंगे तो देखो ये बीच में पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर होता है जो, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ये न्यूक्लियोलस होती है। इसके अंदर भी मैट्रिक्स भरा होता है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल के अंदर भरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियर जो पोर होते हैं इनसे क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक कांटेक्ट बना रहता है, ठीक है। अब देखो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ये क्या करता है? सेल को एक आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और इसके ये 2 टाइप का होता है। ये भी एक होता है, मतलब कि अगर जिस पर राइबोसोम अटैच होंगे उनको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड मतलब कि लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ये है वैक्यूल का गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम। मतलब कि क्या चीज बन के आ रही है न्यूक्लियस से, राइबोसोम जो प्रोटीन वगैरह बना रहे हैं, जो भी सब्सटेंस जहाँ से बन के आ रहा है उनको क्या करती है? ये गोल्जी बॉडी क्या करती है? थैली में पैक कर करके जरूरत वाली जगह पर भेजती रहती है, ठीक है। ये इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? देखो आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस कर कर क्या करते हैं? वो अपना फूड बना लेते हैं। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो सेल के अंदर, इस सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, पहले तो इसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का पावर हाउस। इसको सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को ये स्टोर करके रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये क्या करता है? देता रहता है। मतलब इसमें एक तो रेस्पिरेशन भी होता है सेल का, तो और एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। मान लो जैसे कि देखो हमने फास्ट वगैरह रहे हैं, ठीक है, खाना हमने 2 दिन पहले का खाया है, लेकिन जिंदा हम आज भी हैं। और जैसे कि देखो हम चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो हमारे पास ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? खाना हमने 2-3 दिन पहले का खाया है, लेकिन चल हम अभी तक रहे हैं, वो सारे काम अभी तक कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं हम? वो काम हमारा कौन करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है, जो कि हमको क्या देती है? इसके अंदर ऊर्जा होती है, जो कि हमें काम करने के लिए एक शक्ति प्रदान करती है। इसलिए इसको हम ऊर्जा ग्रह या फिर शक्ति ग्रह भी बोलते हैं इसको, और पावर हाउस बोलते हैं,
ठीक है, ये इसका काम हो गया। ये क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल की इसकी लेयर को बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सेल शेप। क्या होता है, सेल शेप। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि एंथोसाइनिन वगैरह। ठीक है, एंथोसाइनिन वगैरह, कैरोटीनॉइड वगैरह, एल्केनॉइड वगैरह। ठीक है, एल्केलॉइड वगैरह ये होते हैं। तो ये हमारा होगा इजीली एक सेल स्ट्रक्चर हो गया। प्लांट सेल का है ये। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो अंतर, कि एक तो एनिमल सेल के ऊपर क्या नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है। दूसरी चीज़, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट भी होगा, क्योंकि भाई वो तो प्लांट ग्रीन होते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वो तो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेते हैं। और हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम क्या है, हम डिपेंड हैं उनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है हम खाने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम प्रेजेंट, वो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हो गई हमारी एक प्लांट सेल। ठीक है, ये हो गई हमारी प्लांट सेल। प्लांट सेल में अच्छा, इसमें राइबोसोम और प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। वो तो मैं बताना आपको भूल ही गई। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इन राइबोसोम को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा देती हूँ मैं, ताकि आपको मैट्रिक्स के अंदर दिख जाए। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। मतलब कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। देखो, सेल के अंदर इसको ब्रेन बोलते हैं, सेल का ब्रेन बोलते हैं, इसको किचन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पावर हाउस, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, ये होगी हमारी सेल। देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट सेल बताई थी। और अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मतलब कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम अंतर जानेंगे। ठीक है, इससे आप आसानी से समझ जाओगे अगर डायग्रामेटिक नहीं समझ पाए हो तो। देखो, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, स्टोन एब्सेंट होती है, बट यूकैरियोट्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो डीएनए इसमें कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। मैंने बताया था ना, इसमें सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें डीएनए ऐसे डबल स्ट्रैंड सर्कुलर वे में होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा होता है, लीनियर ऐसे होता है, लीनियर होता है लेकिन डबल स्ट्रैंड होता है ये। ठीक है, इस तरीके से ये लीनियर होगा, ये सर्कुलर होगा। अच्छा, इसमें यूकैरियोट्स में लीनियर होगा, लेकिन दो चीज़ों को छोड़कर। कौन सी, एक माइटोकॉन्ड्रिया को, एक क्लोरोप्लास्ट को, इन दोनों को छोड़कर लीनियर होता है। इन दोनों में कैसा होता है, इन दोनों में भी डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, और सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इनके अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर हुई लाइन। अब देखो, ऑल सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी 70S प्रेजेंट होता है। कौन सा, 70S। इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये होते हैं पॉलीसोम, ये होते हैं मोनोराइबोसोम। पॉलीसोम का मतलब होता है एक एमआरएनए से एक एमआरएनए से केवल एक ही राइबोसोम अटैच होगा। ठीक है, एक ही राइबोसोम अटैच होगा, और इसमें क्या होगा, एक एमआरएनए से अरे सॉरी, उल्टा हो गया, सॉरी। ये क्या है, एमआरएनए। ठीक है, पॉलीसोम का मतलब होता है एक एमआरएनए से
कई सारे आरएनए अटैच होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, ट्रांसलेशन, मतलब कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे आगे जाकर। मैं ये वाला टॉपिक आगे जाके पढ़ाऊंगी आपको, अभी बस केवल इतना समझना है। ये पॉलीसोम होते हैं, ये होते हैं मोनोराइबोसोम। मोनो का मतलब मोनोराइबोसोम, क्लियर हो रहा है कि मोनो मतलब एक ही राइबोसोम इस पर अटैच होगा, ठीक है। एमआरएनए है ये, और इस पर ओनली एक ही आरएनए अटैच होगा, ये होता है मोनोराइबोसोम, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, चलो आगे चलते हैं।